नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल प्रॉपर्टी की बात। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो प्रॉपर्टी पे लगने वाले TDS और उसको कैसे प्रोसेस होता है और उसमें कितना अमाउंट डिडक्ट होता है और कैसे सबमिट करना होता है और अगर समय से न करे तो क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है, मैं उसी के बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी पे TDS क्या है। अचल संपत्ति अगर खरीदी या बेची जाती है तो उसके ऊपर TDS लगता है एक सर्टेन अमाउंट के बाद। और इसमें जो सेलर होता है, सेलर कहाँ रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है TDS का अमाउंट कितना डिडक्ट होना है। अगर सेलर भारतीय भारत में रहता है तो उसका TDS का जो अमाउंट होगा वो अलग होगा, और अगर सेलर जो है अगर वो NRI है तो उसमें जो TDS का अमाउंट डिडक्ट होगा वो अलग होगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बायर जो है, बायर या भारत का हो या फिर बाहर का NRI हो, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस का TDS अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सेलर भारतीय है, भारत में रहता है, तो उस पर जो TDS का डिडक्शन होगा और उसके क्या प्रोसेस हैं, इसी के बारे में बात करूंगा। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि NRI अगर सेलर है तो उस केस में TDS कैसे डिडक्ट होता है। फाइनेंस बिल 2013 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने किया था कि कोई भी अचल संपत्ति जो कि 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की होगी तो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194 IA के अनुसार 1% का TDS लगेगा। हालांकि आज के टाइम में कोविड की वजह से अभी ये जो रेट है इसको गवर्नमेंट ने 0.75% किया हुआ है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि 14 मई 2020 के बाद से हुई है और 31 मार्च 2021 से पहले होती है, तो इसके बीच की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर जो TDS लगेगा उस पर 0.75% का ही रेट लगेगा। 2019 में इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194 IA में गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन किया। उसके अनुसार जो टोटल जो सेल वैल्यू होती है उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का अलग से मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप पे की गई हो या कार पार्किंग पे करी गई हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए पेमेंट किया गया हो या मेंटेनेंस चार्ज के लिए पे किया गया हो, एडवांस चार्ज कुछ दिया गया हो, इसी तरह का कोई अगर सिमिलर कोई पेमेंट अगर की गई हो तो उसको भी टोटल जो सेल्स की जो टोटल कंसिडरेशन वैल्यू है उसके अंदर ही काउंट किया जाएगा। इसको आप ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 60 लाख की खरीदी है और आपने 10 सितंबर 2019 को अपने पार्किंग के लिए 3 लाख रुपए पे किया, पानी के लिए 1 लाख रुपया पे किया, बिजली के लिए आपने 1 लाख रुपये पे किया, तो अब आपकी जो टोटल सेल्स कंसिडरेशन होगी वो 65 लाख होगी, ना कि 60 लाख। तो अब जो TDS जो काउंट होगा वो 65 लाख के ऊपर काउंट होगा। 1% के हिसाब से जो TDS बैठेगा वो करीब 65,000 बैठेगा। और अगर यही ट्रांजैक्शन अगर 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में होती है तो उसमें जो TDS बैठेगा वो 0.75% बैठेगा, जो कि तकरीबन 48,750 के आसपास आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। वैसे तो क्लियर है कि जैसा गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि 50 लाख या 50 लाख से ऊपर हो तो उसके ऊपर ये TDS चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से कम की है तो उस पर कोई TDS चार्ज नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होगी कि अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आपने 50,50,000 की खरीदी तो TDS किस अमाउंट पर लगेगा, पूरे अमाउंट पर लगेगा या सिर्फ 50,000 पर लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी आपने 50,50,000 की खरीदी तो आपको TDS पूरे अमाउंट पे देना होगा। ये जो TDS जो डिडक्ट होता है वो किसी भी अचल संपत्ति, जैसे अगर वो ज़मीन होगी या फिर वो घर होगा या फिर खाली प्लॉट होगा, आवासीय हो सकता है, व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति हो सकती है, इनका किसी का भी खरीदने बेचने पर TDS पे करना पड़ता है। बट अगर वो कृषि की ज़मीन है या खेती की ज़मीन है तो उसके ऊपर कोई TDS अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और उसके ऊपर GST लगता है तो जो TDS का जो कैलकुलेशन होगा वो GST अमाउंट को एक्सक्लूड करके ही होगा। तो अब हम बात करेंगे कि TDS को डिडक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे कहाँ और किसको डिपॉजिट करना है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो 50 लाख से ऊपर की आप कर रहे हैं तो उस केस में जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो अप्लीकेबल TDS है उस टाइम वो उसको डिडक्ट करे, उसको डिडक्ट करने के बाद ही फर्दर जो पेमेंट है वो सेलर को करे। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि TDS जो है ऐसा नहीं है कि वन टाइम डिडक्ट करना है, नहीं, ऐसा है कि TDS जितने भी इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे आपको TDS डिडक्ट करना है और उसको आपको जमा कराना है। अब हम बात करेंगे ड्यू डेट, मतलब कि TDS जमा कब करना है। तो जिस महीने में आपने इंस्टॉलमेंट सेलर को पे करी है और आपने TDS डिडक्ट किया है उस महीने के लास्ट से 30 दिन का समय होता है
उसके दरमियान आपको ये टीडीएस अमाउंट जो होता है गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इसको आप ऐसे एज ए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन 15 फरवरी को करी है, तो उस महीने का 28 फेब जो होगा लास्ट हो गया, तो 28 फेब के बाद 30 दिन का आपके पास समय है, तो मार्च 2021 के लास्ट तक आप टीडीएस आपको जमा करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये बायर और सेलर के लिए भी ज़रूरी है कि जब फॉर्म 26 QV जब अप्लाई होता है तो उसमें बायर और सेलर दोनों का पैन नंबर यूज़ होता है। इन केस अगर सेलर का पैन नंबर नहीं है या फिर सेलर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं कराता है, तो उस केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 20% टीडीएस डिडक्ट करे। जी सही आपने सुना, 20% टीडीएस डिडक्ट करके उसको जमा कराना गवर्नमेंट को, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको टैन की ज़रूरत नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि बायर ने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, बट उसको पे करेगा कहाँ? तो इसके लिए ई टैक्स पेमेंट सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि लिंक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जाके आप इसमें फॉर्म 26 QV फिल करके आप इसमें जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें जो अथराइज बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ पे जाके भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ये पेमेंट करते हैं तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपको अपने पास सेव रखना होता है, क्योंकि ये नंबर आपकी रिक्वायरमेंट होती है जब आप 16B को जनरेट करते हैं। फॉर्म 26 QV बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसके अंदर बायर पूरे अपनी डिटेल, सेलर की डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल है उसको मेंशन करता है। मेंशन करने के बाद उसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के द्वारा ही 15-20 दिन बाद फॉर्म 16B जो बायर जनरेट करके सेलर को देता है। बेसिकली इसको टीडीएस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और इसका लिंक भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको नोट करने वाली है, मज़ेदार बात भी मैं इसको कहता हूं, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के बीच में ये चीज़ अक्सर फंसती है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि एक सेलर है, 2 बायर हैं, 2 बायर हैं, 2 सेलर हैं। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक सेलर एक बायर है तो उस केस में एक फॉर्म फिल होगा, बट वहीं अगर 2 बायर हैं और एक सेलर है तो इस केस में 2 फॉर्म 26 QV फिल होगा, और अगर 2 बायर 2 सेलर हैं तो इस केस में 4 फॉर्म 26 QV फिल होगा। मतलब एक बायर दोनों सेलर के लिए जनरेट करेगा, फिर दूसरा बायर भी दोनों सेलर के लिए फॉर्म 26 QV जनरेट करेगा। अब बेसिकली इसको फिल कैसे करना है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल कैसे करना है। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बायर की बात करूंगा। तो जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एप्लीकेबल टीडीएस है, चाहे वो 1% है या 0.75% है या फिर फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो गया, तो टीडीएस को डिटेक्ट करना और उसको जमा करना ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका सेलर से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एज ए बायर आप जो पैन नंबर है सेलर का, आप सेलर का पैन नंबर अरेंज करें और उसको आप वेरीफाई करें, जो भी ओरिजिनल पैन नंबर है उससे वेरीफाई करें, तो फिर उसके बाद टीडीएस आप सबमिट करें। इन केस अगर सेलर अपना फेल कर जाता है अपना पैन नंबर देने से, तो उस केस में आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना है, और वो आपको जो गवर्नमेंट है उसको आपको जमा कराना पड़ेगा। और इसके अलावा जो पैन नंबर जो सेलर के साथ साथ आपका भी पैन नंबर होना चाहिए। जितने भी बायर होंगे या जितने भी सेलर होंगे सबके पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आप कोई भी अगर गलती हो जाए, आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाए, कोशिश करें कि गलती न हो जाए। अगर गलती होती है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही उसको चेंज कराने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। और जहाँ तक सेलर की बात है तो सेलर को भी चाहिए कि वो अपना पैन नंबर बायर को प्रोवाइड कराए। और इसके अलावा जो फॉर्म ये 26 QV फिल कर रहे हैं, तो और इससे जो ये फॉर्म 16B जनरेट कर रहे हैं, तो वो सेलर अपने फॉर्म 26 AS में भी जाके उस चीज़ को चेक कर सकता है कि वो TDS उन्होंने जमा कराया है कि नहीं जमा कराया है। रजिस्ट्रार ऑफिस या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता रहता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिगर आउट करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 50 लाख या उससे ज़्यादा की हुई है और बायर ने टीडीएस काटा है या टीडीएस काटा है पर उसको समय से जमा नहीं कराया हुआ है।
तो इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो बायर को नोटिस भेजता है। सेलर जो है बायर के लिए गा सकता है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो आईटी डिपार्टमेंट है वो बायर को पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है, इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। इन केस अगर आप टीडीएस टाइम से नहीं जमा करते हैं या फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तो उस केस में आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने टीडीएस काटना ही आप भूल गए, आपने टीडीएस काटा ही नहीं और आपने सेलर को पेमेंट कर दी, तो उस केस में क्या होगा कि आप अगर जितने मंथ तक आप फेल हुए हैं, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए आपने जनवरी में आपने पेमेंट करी है और आप टीडीएस आपने नहीं काटा है और फिर आप जाके एक्चुअली जो टीडीएस उसमें जो अप्लाई करते हैं काटते हैं वो आप जाके मार्च में करते हैं, तो ये जो 3 महीने का जो गैप बनता है इस पे आपको आईटी डिपार्टमेंट 1% पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इन केस आपने दूसरे केस में अगर मान लीजिए आपने टीडीएस डिटेक्ट कर लिया है बट आपने टीडीएस को आईटी डिपार्टमेंट को जमा नहीं किया है, तो उस केस में जो पर मंथ जो आपसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट वो 1.5% पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 25 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपये आपने एज ए टीडीएस से डिडक्ट किया था और उसको जो आपको जमा करना था वो आपको गवर्नमेंट अकाउंट में 30 मई तक जमा करना था, बट आप उसको जो पे किया आपने उसको 7 जून को पे किया। तो इस केस में जो आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 3 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, जिसमें आपको 1.5% पर मंथ देना होगा। इसका कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेट फाइलिंग फी, अगर इन केस आप बायर ने टीडीएस को टाइम से फाइल नहीं किया है तो उस केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234E के अकॉर्डिंग 200 रुपये पर डे के हिसाब से वो लेट फाइलिंग फ़ी चार्ज कर सकता है। जैसे मैंने पीछे का एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आपने 25 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपये आपने टीडीएस डिडक्ट किया था और आपने उसको जमा नहीं किया था, 30 तारीख तक आपने 30 मई तक आपने जमा नहीं किया, वो आपने 7 जून को जमा किया, तो उस केस में जो आपको टोटल जो डेज बनेंगे जो कि आपको पेनल्टी लगेगी वो आपको 8 दिन की लगेगी। तो इस केस में आपको 1600 रुपये की आपको लेट फाइलिंग फ़ी पे करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को। अगर बायर टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है या फिर उसको टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद सही समय पे जमा नहीं करता है तो इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271H के अकॉर्डिंग उसमें 10,000 से लेके 1 लाख तक बायर के ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ये थी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर रियल इस्टेट के और प्रोजेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।